चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी हमने एमसीक्यूज उसी से रिलेटेड हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है लास्ट की क्लासेस में। सो बताना सारे लोग, ठीक है, और मुंह बंद करके मत बैठ जाना प्लीज़। एंड थैंक यू वेदिका, तुमने याद दिलाया। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को वॉइस ना? क्लियर है सब कुछ अभी? ठीक है, मैं आप लोगों की स्क्रीन भी ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे को आंसर्स आपके दिखते रहेंगे। तो चलो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन लेजिस्लेचर वाज मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। The Government of India Act 1935 prescribed for federation taking the provinces and the Indian state as units। थोड़े से डीप वाले हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें, लेकिन आंसर्स करने की कोशिश करो। कर्तव्य ने, अथर ने कहा है ए और सी कहा है आशीष ने। कौन सी जनता सही है? बाकी लोग आंसर करो फटाफट। वेदिका और बाकी लोग, सभी लोग आंसर करो। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शंस है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाई सेंटर टू द प्रोविंस, और एक्सपेंशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर। तो कौन कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है, जल्दी से पता करने की कोशिश करो। एक तो पहला वाला तो हो ही गया करेक्ट, ये पहला वाला तो करेक्ट है ही। इसके अलावा यहाँ पर 4 वाला भी करेक्ट है। क्या क्या तुम लोग आंसर करो चलो पहले, और 2 तो मैंने बता दी है। अब इन दोनों में से कौन से और है, आंसर करो फटाफट। कंपटीशन कराना चाहिए था मुझे तुम्हारा, फिर तुम्हारे लिए चॉकलेट्स देनी चाहिए थी। गलत काम किया मैंने अभी। सही है वैसे, इसका डी वाला आंसर सही है। 3 करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The first public service commission in India was set up in the year 1926 on the recommendation of Lee Commission of Superior Civil Services in India. The Government of India Act 1935 provide for the setting up for public service commission at both federal and provincial level। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं जानबूझ के थोड़े से ऐसे करा रहा हूँ जिसमें थोड़ी डिटेलिंग हो, क्योंकि आजकल थोड़े क्वेश्चंस ऐसे आते भी हैं, और ये रहेगा कि आप लोगों को जो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं पता है वो इनके माध्यम से ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बताया आप लोगों ने? A क्या होना चाहिए? 3 का करेक्ट है। बोथ 1 and 2, सी वाला करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सौम्या का, आशीष का, इसके अलावा यहाँ पर प्रतीक्षा का भी सही है, कर्तव्य का भी सही है, सावा का पता नहीं, पहला वाला ये वाला था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। चलो अगला वाला इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुल्ली कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स इन इंडिया। इसके लिए मैंने बताया था यहाँ पर जो बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। किस एक्ट के तहत यहाँ पर की थी?
जल्दी से लिखो। लाइवा ने लिखा है बी, प्रतीक्षा का भी बी है, कार्तिक का बी, सावा का बी। फटाफट आंसर करो। और तो फोर्थ का बिल्कुल सभी को पता है, पित्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो उसी के तहत यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये सब इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पर बेसिकली क्या करा गया था, वहाँ पर रिवेन्यू मैटर्स के लिए और मिलिट्री अफेयर्स के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें की गई थी ना, कि कैसे कंट्रोल कर सकें। यही तो था ना उसमें, याद है? कुछ रिस्पॉन्स करो। देखो ऐसे ऐसे मुर्दों वाली तरह काम मत करो, है ना? ठीक है। नेक्स्ट बताओ, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो इसमें मैच करो क्या क्या किस में था, किससे जुड़ा हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किससे मैच करूँ इसको? जल्दी से बताओ, कोड किससे मैच करा जाए? सर ए का थर्ड मैच कर दे, सही है। चलो लाइवा ने बताया शायद ए का थर्ड हो चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। सेकंड वाला किससे मैच करेगी? काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 का क्या करा? हाँ बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट, सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये सही है, सी का फोर सही बताया, कर्तव्य और बाकी लोग प्रतीक्षा सब ने जो भी बताया। और लास्ट वाला यहाँ पर उसके बाद ये रह गया डी, इसका कौन सा होगा? सर डी का वन, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। तो कौन सा कोड? बी वाला सही है ना? बी वाला ही सही है आई थिंक, करेक्ट है ना? सो इसको दोबारा से एक बार देखें तो क्या है इसके अंदर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पर कनेक्टेड है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी से। इसके अलावा यहाँ पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जहाँ से कम्युनल, यहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन किया गया डायरकी प्रोविंस के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर क्या था कि यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया पावर का ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था ना कि यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन जब वो विद्रोह हो गया तो उन्हें लगा कि इंडिया हाथ से चला ना जाए, इस कारण से जो पावर है वो ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले ली कि कंपनी में तो 2-4 लोग हैं, वो पता नहीं कुछ पिट आ जाएं सारे, है ना तो भाग जाएं फिर इंडिया छोड़ के, इससे अच्छा हम अपने हाथ में पावर ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस वर एस्टैब्लिश अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस वर एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। 6 का आंसर बिल्कुल सही है, ए वाला सभी लोगों का, कर्तव्य, प्रतीक्षा एंड बाकी जो लोगों ने ये बताया, लाइवा का भी ठीक है, 1919। चलो नेक्स्ट है, द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू दी। मतलब बताया था ना कि यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पर मेरिट बेस्ड पर वो करना स्टार्ट किया था ना, तो ये सबसे पहले आइडिया किसका था, ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, मैकॉली कमेटी का यहाँ पर ये आइडिया था, बी वाला इज द करेक्ट। कार्तिक ठीक है, बाकी लोग, सावा नहीं आंसर कर रही है, सावा है क्लास में आज? हाँ सावा, मिकेश, सावा आंसर करो, सौम्या आप भी आंसर, सौम्या तो कर रही है बीच बीच में आंसर, ठीक है। बाकी लोग जो भी हैं आंसर सभी लोग करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल्स मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज डिवोल्यूशन रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1892 एंड 1935।
सर लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य कहाँ गया, कर्तव्य डिमोटिवेट नहीं होने का कर्तव्य फिर बोले लाइव आ गई क्लास में अब डिप्रेशन में हो जाएगा फिर कर्तव्य। कोई बात नहीं, आंसर करते रहो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो चलो फर्स्ट वाले का बताओ, ए वाले का किससे मैच कराएं इसको, ए वाला मतलब ये वो है कि करेक्टली सॉरी ये वो है क्वेश्चन, वो है कि मतलब कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। तो जल्दी से बताओ 9 का कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला, ये बी वाला तो गलत ही लग रहा है मुझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 प्रोविजनल ऑटोनॉमी नहीं, इसमें नहीं थी। इसके अलावा बचे ये, इसमें डायर की तो इसमें आई थी ना इससे पहले वाले में। कौन सा लग रहा है बताओ फटाफट। अब ए और डी में से कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ए वाला इज करेक्ट। बट मुझे को इस पर एक बार डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो एक बार देख लेना। बट मेरे को यही वाला ज़्यादा सही लग रहा है। अगर इसको चाहे तो नोट इसका स्क्रीनशॉट लेकर ना एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे को हल्का सा इस पर डाउट है। बाकी तो ये वाला ठीक है वैसे 90%। ठीक है, क्लियर कर देना सही होता है ऐसे, क्योंकि गलत हो जाए तो उससे फ़ायदा नहीं है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला, यहाँ पर रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ो और इसका आंसर करो। पढ़ देता हूँ चलो मैं ही। नोट विद स्टैंडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिटेन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंस इन सर्टेन स्पेयर। इसका कारण इन्होंने ये दिया है यहाँ पर, द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इज इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स फॉर which he was act to without ministerial advice and under the control and the direction of the governor general। तो ये इसका कारण बता रहे हैं। अब क्या बताओ इसका कि आप लोगों की इसका कौन सा कोड जो है वो करेक्ट होना चाहिए। 10th क्वेश्चन है। सर ए। क्या क्या आंसर कर रहे हैं। चलो लाइव ने बताया ए, बाकी के लोग कह रहे हैं वी की बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताओ बाकी के लोग और सभी लोग। आर इस ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अरे अरे अरे, दोनों पहले बार तो इंडिविजुअली ट्रू है स्टेटमेंट्स, और जो आर इसका है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय 1935 रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू दी फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविजनल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल या फिर प्रोविजनल गवर्नर जो प्रोविंस। 11th का सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। सौम्या, आशीष, कर्तव्य का नहीं है, गलत है। सी वाला करेक्ट है। कर्तव्य कह रहा मैं लाइन में आ ही गया था सर, जबरदस्ती गलत करा रहे हो मेरा। चलो इसका कोड मैच करो फटाफट। अच्छा ये वाले थोड़े से टफ लग रहे होंगे ना, और जो एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते थे उससे थोड़े से टफ फील हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है दिमाग चलाना पड़ रहा है इसमें। हम एग्ज़ाम में ना थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, तो बाकी लोग भी, तुम जो भी मतलब जीएस से जुड़ी जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो कुछ ऐसे ही टफ वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो जो कि जिनके अंदर ए मैच द फॉलोइंग हो, कोड दे रखा हो, एसर्शन रीजन का दे रखा हो। क्योंकि एग्जाम के पैटर्न्स आजकल ऐसे डिजाइन हो गए हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रीजन वाले आते हैं, एसर्शन और रीजन वाले, और यहाँ पर कोड्स मैच करने वाले आते हैं, और थोड़ा डिटेल में ही इस टाइप से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायरेक्टली आजकल नहीं पूछ दे रहे कि कोई चीज़, जैसे मान लो पहले क्या क्वेश्चन आता था यूपी पीसीएस के अंदर भी, जे के अंदर भी और नॉर्मल भी, पहले डायरेक्टली ये पूछ लेते थे कि मान लो मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स कौन से एक्ट से संबंधित है, और आजकल ये ऐसे करके पूरा लिस्ट और ये दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा आजकल चल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
12 का बताओ फटाफट, कौन सा वाला कोड होना चाहिए, ABCD। अभी मेरे को ये नहीं पता तुम लोग ए का वो बता रहे हो या फिर वो बता रहे हो, कोड बता रहे हो या फिर वो बता रहे हो ए का आंसर। सर 12 का बी होना चाहिए। बिल्कुल 12th को बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किससे मैच करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया, बताया ही था, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। उसके बाद बी वाला इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर यहाँ पर बिगनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव रिवॉल्यूशन। उसके बाद 1909 वाला एक्ट आएगा, तो यहाँ पर मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर डायरेक्टली मैच करेगा डायरकी इन प्रोविंसेस। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, मैं नहीं समझता कोई इसका गलत आंसर करेगा, और करा तो तुम्हें पाप लगेगा, देख लेना। नर्क की आग तुम्हारे लिए तैयार है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। तुम सच में अंगारे तैयार करा रहे होगे अपने लिए, नर्क की आग के अंगारे। कोई अपना सुंदर आवाज़ से यहाँ पर जल्दी से फटाफट इसका आंसर करे, क्या आंसर लगाएं इसका। हाँ सर सी। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आ रहा है तुम्हारे पकोड़े तलने के लिए, हमराज आ रहा है अभी रास्ते में। ठीक है यार, इसमें से कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं क्या मेरे से, अरे यार। चलो 2-3 क्वेश्चंस है, आंसर करना, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। 12 के बाद काफ़ी सारे ही छूट गए हैं, कोई बात नहीं। चलो सर हाँ सर स्क्रीन में ना क्वेश्चंस भी आधे ही दिख रहे हैं, लिस्ट 2 के प्रोविजन दिख रहे हैं सिर्फ। आते दिख रहे हैं क्वेश्चंस, अभी पूरे दिख रहे हैं कुछ कुछ। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताना फटाफट। अभी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ये वाले क्वेश्चन अभी करेंगे। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, BR अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज। इंडिया का जो स्टैट्यूटरी कमीशन था वो किसके नाम से जाना जाता था, कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन या फिर साइमन मिशन। 3 ही ऑप्शन दे रहा हूँ। साइमन मिशन। ठीक है, चलो अब रह गए हैं तो मैं बाद में करता हूँ। 4-5 क्वेश्चंस ना इससे से जुड़े हुए रह गए हैं, बाद में करते हैं उनको। आते हैं वापस, PDF में हुई है मिस्टेक। तो एक पेपर ही पूरा गायब हो गया इसमें से, कोई बात नहीं। चलो व्हाट बताओ, ये व्हाट वाज द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ। इट वॉज इन द पीपल ऑफ इंडिया फॉर रेटिफिकेशन, क्या हुआ था। सर डी। इट वॉज अडोप्टेड व्हेन इट रिसीव द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। Who among the following was the chairman of States Committee of the Constituent Assembly?
कौन थे बताओ फटाफट, ये तो इजी सा है। सर जवाहरलाल नेहरू। ये बातें अगर याद नहीं है ना तो याद कर लेना, जिन लोगों को याद नहीं है ना प्लीज़ इसको याद कर लें। The Constitution of India as framed by the Constituent Assembly finally adopted and enacted on 5th 26 नवंबर 1949। सही है, प्रतीक्षा एंड लाइवा करेक्ट, 26 नवंबर 1949। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, फिर से मैच करो। अभी ये शायद मैंने तुम्हें कराया नहीं है ना वैसे ये वाले टॉपिक्स अभी, या आपको भेजने के लिए बोला था मैंने, भेजता हूँ। नहीं मैंने आपको वो भेजने के लिए बोला था ना, वो अभी वो फ़ोटोज़ रह गए हैं, मैं भेजता हूँ फ़ोटोज़ ग्रुप पर। सर अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड 26 नवंबर आएगा 26 जनवरी आएगा? यही है 26 नवंबर 1949। इसका बताओ जल्दी से, नेक्स्ट मैच करो इसका, क्या कौन सा कोड करेक्ट लग रहा है, ए बी सी डी? इसका ए वाला कोड करेक्ट है, ठीक है। बाकी मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, कैसे इलेक्ट वो होते थे? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, इलेक्टेड लेजिस्लेचर वेरियस प्रोविंसेस, नॉमिनेटेड बाय रूलर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, या फिर नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट, सी वाला 7th का सी होना चाहिए ना, सी इज करेक्ट। Who among the following was the constitutional advisor of Constituent Assembly? BN Rao। सही है। 9th, the Constituent Assembly of 1946 was not elected on the basis of universal added franchise। ये तो सभी को पता होगा क्या होता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, क्लियर है सभी को ये चीज़? इसका कारण ये है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the scheme formulated by the cabinet mission plan। तो रीज़न इसका ये दे रखा है, अब कोड्स बताओ कौन से करेक्ट है इनमें से? सर ए। सही है सबका। Who among the following moved objectives resolution in Constituent Assembly? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। Consider the following statements. Dr. Sachinandan Sinha was elected as the provisional president of Constituent Assembly. S.C. Mukherjee was elected as the vice president of Constituent Assembly। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं, या फिर कोई सा भी करेक्ट नहीं है? सर बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। चलो बाकी के एमसीक्यूज रहने देते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ाई नहीं है, हम लोगों ने आगे अभी फ़िलहाल क्लास कर लेते हैं। 5th शेड्यूल ही पढ़ाने वाला था मैं आज, शेड्यूल्स बाद में, शेड्यूल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़े बहुत जो छूट गए हैं वो मैं आपसे देखता हूँ अगर मिलते हैं तो। अभी इसमें होगी नहीं अभी पीडीएफ। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आंसर करो, उसके बाद पढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी इंडिया के अंदर किसने फाउंडेशन रखी थी? तो इसमें ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। बिल्कुल सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अलावा यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946 टू 47। ऑप्शंस हैं आपके आर के सहनमुखम सेठी, जोन मेथाई, लियाकत अली खान या फिर चित्तमन राव देशमुख। सही है प्रतीक्षा का, लियाकत अली खान थे फाइनेंस मिनिस्टर। और बाद में कहाँ चले गए थे वो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अंडर विच ऑफ द वन फॉलोइंग एक्ट द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम था वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर किस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सही है सभी का, 1909 ए वाला करेक्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मैकडोनाल्ड अवार्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर नेहरू रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 की बात हो रही है। मॉन्टेग्यू, बिल्कुल सही है प्रतीक्षा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स, मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिफॉर्म्स बोल रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स जो हमने ये पढ़े, मतलब कि ये वाला एक्ट आया, ये क्वेश्चन हर साल पक्का, अगर UPPCSJ का एग्ज़ाम होता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। इवन कोई और एग्ज़ाम भी आप दोगे तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 100% आने की संभावना रहती है प्री के अंदर। तो ठीक है, अपने हिसाब से अब इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और जिसको याद नहीं है तो कर लेना। और ऐसा मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन ही तो है बस, सर क्या ही एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में गारंटी बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है 2 आ जाए 3 आ जाए, लेकिन एक तो पक्का आता ही है इस टॉपिक से। जैसे पंचायती राज एक टॉपिक है, पंचायती राज से यूपी के अंदर 200% क्वेश्चन आता ही आता है, उसको चाहे मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन 100% बनते ही हैं, तो इसमें से देख लेना। बाकी MCQs बाद में प्रैक्टिस करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब पहले करंट अफेयर्स, चलो करंट अफेयर्स बाद में कर लेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। सो हमारा कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास के अंदर? मैंने आपको लास्ट क्लास में सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस बता दिए थे कि कौन कौन से सोर्सेस से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है ना। लास्ट क्लास में यही था ना। एक टॉपिक है वो लोकपाल और लोकयुक्त का, वो ना मेरे को याद दिलाना, वो छूट ना जाए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोकयुक्त का और लोकपाल का। उसमें से क्वेश्चंस आ जाता है कई बार। सबसे पहला जैसे वो उसमें से पूछ लेंगे कि लोकयुक्त या लोकपाल कहाँ पे नियुक्त हुआ था, तो वो उससे जुड़ा जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, तो वो सब मतलब ऐसा कोई अभी पढ़ेंगे उसको डिटेल में, जब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाना है, उसके बारे में याद रखना कि किसके ऊपर लागू होता है, किसके ऊपर नहीं लागू कर सकते। जैसे कहने के लिए वो उस पर भी चल सकता है, किस पर, अरे मतलब जो ये होता है ना करप्शन के केसेस, किस पे चला सकते हैं मैक्सिमम हम? करप्शन के चार्जेस किस पे लगा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी चला सकते हैं, लेकिन वो उसकी किसी की हिम्मत पड़ेगी नहीं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है ना। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन ही जाएगा PMO के ऑफिस में। MLA और उनके ऊपर तो इजीली चला सकते हैं, MLA और जो सिविल सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई मंत्री हो, वहाँ तक जाते हुए तो उनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, है ना।
चलो पहले शेड्यूल देख लेते हैं, टोटल शेड्यूल्स आज की क्लास में। पहले शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इंडिया ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कितने शेड्यूल्स थे? 8 सर। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर थे 8, और करंट टाइम पर कितने हैं? 12। करंट टाइम पर है 12, बिल्कुल करेक्ट। सो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, क्या है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर? मेन हम लोग लिखेंगे कितने हमारे पास वो हैं टेरिटरीज और स्टेट्स, ये तो आप लोग ही बताओगे। बिल्कुल करेक्ट, मेरे को जल्दी से फटाफट आंसर करो। क्या लिखूं, कितने वो लिखूं यार? ये तुम लोग कैसे चुप से हो गए हो? 8 और 8। क्या बोल रहा है? एक मिनट, 28 हमारे पास क्या है? स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो क्लियर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यही है। जल्दी से 8 टेरिटरीज के नाम बताना फटाफट, यूनियन टेरिटरीज के एक एक करके बता दो। चलो जिसका जो पहले हाथ लगे जिसके जो पहले हाथ लगे वो लिख दो या बोल दो। सर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, और कौन सा बचा? दादरा एंड नगर हवेली। यस, दमन एंड दीप। चलो याद है तुम्हें। ओके ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इतना ही था। अब आते हैं सेकंड शेड्यूल की तरफ। देखो है इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर मेनली जो है वो सैलरीज हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर आप लोगों को पता भी होगा सैलरीज मेनली है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट हैं, ABCDE इस टाइप से पार्ट है। तो हम लोग इसमें से जो जनरली हम लोगों से मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर क्या है? सैलरी, अभी बताऊंगा किस पार्ट में। सैलरी एंड emoluments of the judges of the Supreme Court। अच्छा, कौन से फंड से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज विड्रॉ होती है? सेंट्रल। नहीं, वो मैं वो पूछ रहा हूँ कि वो जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, वो इस टाइप से पूछ रहा था मैं। और वैसे जनरली डायरेक्टली शेड्यूल पूछ लेते हैं, अगर फिर भी इसमें से डिटेलिंग में पूछ लिया तो पार्ट डी के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट डी में क्या है? पार्ट डी के अंदर यही जो लिखा है, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। मैंने पार्ट डी पहले लिखना चाहिए था बट बाद में लिख दिया, लेकिन समझ जाना है पार्ट डी के अंदर है ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा पार्ट ई के अंदर यहाँ पर भी सेम वही है, सैलरी। चलो लिख देता हूँ फिर, सैलरी एंड emoluments of the and auditor जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा मैं बस यहाँ पर अभी
सी के अंदर भी सेम है, यहाँ पर भी क्या है, जो सैलरी है वो है यहाँ पर स्पीकर की। स्पीकर कौन सा, JBL का या फिर सोनी का स्पीकर? हाँ हाँ, थोड़ी सी शांति रखो। प्रतीक्षा मैम, इसके अलावा अथर भैया, कार्तिक है ना, अभी लिख रहे हैं, थोड़ी शांति रखो। सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मतलब अगर देखो मोटा मोटा अगर सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है ना और कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तो सैलरी स्टिक कर देना, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली फंस जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है। डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स। हाँ मिकेश, सर एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा दीजिए। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे हो? लो करो फटाफट। सर नेक्स्ट इससे नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, इससे नेक्स्ट तो फिर पानी पानी है, सफ़ेद पानी। चलो बस इसके अलावा यहाँ पर एक की और रहेगी, किसकी रह गई है? सैलरीज। किसकी रह गई है? अब बताओ फटाफट, देर से तुम लोग बता रहे थे सर इसकी रह गई, इसकी रह गई। अभी किसकी रह गई है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ वैसी बात है स्टेट्स। क्लियर है? सर यूटी वाले गवर्नर, हाँ उनकी भी यहीं से जाएगी। पार्ट डी में क्या है? क्या? तो पार्ट पार्ट भी ओमिटेड हो चुका है, मतलब उसको हटा चुके हैं। चलो यही था बस इसके अंदर, ठीक है। इसमें से थोड़ा स्पेसिफिक याद रखोगे तो मे बी इट्स गुड, एटलीस्ट अपने जो काम का है तुम्हारे, ये तो जजेस वगैरह का तो याद रख ही लेना कि डी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल। तो इसके अंदर क्या है मेनली, अगर एक लाइन में याद रखना हो तो फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन
ऑफ members of legislatures and ministers and judges। ठीक है, तो इसके अंदर सारे ही लोग आ जाते हैं, सारे लोगों की ओथ ऑलमोस्ट आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए हैं, ऑडिटर जनरल CAG हो गए हैं इंडिया के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, यूनियन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर भी अंदर आ जाते हैं इसके, तो सभी के यहाँ पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 4th शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या है? एलोकेशन ऑफ राज्य, एलोकेशन। ये देखो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा बड़ा ही इजी सा है, क्या ही है इसमें ये, लेकिन यही चीज़ मैच द फॉलोइंग या फिर आप लोगों से कई बार मतलब बोलते हैं ना, उसमें क्या बोलेंगे उसको, जैसे वो पूरा का पूरा वो करने के लिए आ जाती है ना एग्ज़ाम्स में, ये इसको वो रीअरेंज करो, तो उसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो इसको थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीज़ों को याद रखना, भले इजी लग रही हो लेकिन पता होना चाहिए किसमें क्या है। ठीक है, सो इसके अंदर आ जाएगा अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड ड्यूटीज इन द राज्यसभा। अभी जैसे करंट टाइम पे एक सरकार जो वो करा रही है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ द करेक्ट, सरकार वो करा रही है ना जनगणना वगैरह, तो उसको लेके कई तो यही झगड़े हैं कि जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा कि कहीं वो चेंज ना हो जाए फिर, है ना, मतलब जो साउथ वाले हैं वो इस टाइप से इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो इतना काम किया सभी चीज़ों को लेके, पॉपुलेशन कम करने के लिए इतने मेजर्स हम लोग लेते हैं, और बाद में अगर पॉपुलेशन के आधार पर ही बंटवारा हो गया दोबारा से उसका, जो सीट्स होती हैं, समझ रहे हो, मतलब जो पर्टिकुलरली इस राज्य को इतनी सीट्स होंगी, इसके अंदर इतने MPs होंगे, ये सब, तो अगर वो पॉपुलेशन ही अगर उसमें फैक्टर रखा जाए जो कि हम रखते हुए आ रहे हैं, तो वो तो बहुत खतरनाक है। फिर तो सारे ये नॉर्थ वाले UP वाले सब खा जाएंगे, ये सब सीट यही लेके बैठ जाएंगे। तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, उसको देखते हैं क्या उसका सोल्यूशन होता है। बट बात तो उनकी है तो ठीक ही, पॉपुलेशन के आधार पे ऐसे तो ये तो इंडिया वाइज जब ऐसे रखते हैं, पॉपुलेशन को कंसीडर ना करें तो फिर अनजस्ट भी तो होगा नॉर्थ के साथ। 1 मिनट, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तुम्हारी, दोबारा बोलो। हेलो हेलो हेलो, अभी आई? हाँ बोलो। सर अगर पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर अनजस्ट भी तो होगा नॉर्थ के साथ। हाँ, मतलब मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ही अगर एक फैक्टर रखेंगे तो उनके साथ भी तो अनजस्टिस हो जाएगा। वो लोग कोई पागल थोड़ी हैं, वो लोग इतनी मेहनत से सरकार अगर कर भी रही है उनके काम कि मतलब लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ बच्चे पैदा करें और सारी चीज़ें करें, रिसोर्सेज को बचाएं, तो उनका भी तो एक तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है। गलत क्या कह रहे हैं वो लोग? सिर्फ अगर पॉपुलेशन के आधार पे कि हम ज़्यादा नंबर संख्या में, ऐसे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या जंगलों के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं। संख्या मतलब बात ये है कि कुल मिला के एक फैक्टर नहीं कंसिडर कर सकते ना, और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ तो फिर सारा दबदबा इन्हीं का हो जाया करेगा। कोई रूल बनाया करेंगे तो सब अपने लिए बना लिया करेंगे इधर उधर के लोगों के हिसाब से, उनको कौन देखेगा? फिर तो वो माइनॉरिटी वाली सिचुएशन हो जाएगी ना उनके साथ। अभी तो कि पहले उसके आधार पे होता था कास्ट के और उसके आधार पे, अब पता चला पूरा पूरा रीजन वाइज ही वो माइनॉरिटी हो जा रहे हैं। पॉइंट वैलिड है ना, ये मानना पड़ेगा ये बात थोड़ा सा कि बात सही है उनकी भी। अदरवाइज़ या फिर सरकार ऐसा बोल दे कि कोई स्टेट को काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो जितने कर रहा है करो, मतलब जिसका जितना मन करो एंजॉय करो, उसमें भी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो एफर्ट्स ही नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। अभी कुछ समझ आया? हाँ वो
कर्तव्य लग रहा है एग्री नहीं कर रहा है। कर्तव्य कह रहा है नॉर्थ वालों को शक्ति दो, शक्ति दो। सर फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हाँ तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सिर्फ यूपी या नॉर्थ की पॉपुलेशन पहली बार बढ़ी है, तो पहले से उतनी थी। कंपैरेटिव स्टडी की ज़रूरत है ना इसका। तो फिर अभी तो पता नहीं कौन कौन सी स्टडी आएगी, सरकार इसलिए तो डर रही है। सरकार इसीलिए फाइनल वो नहीं कर पा रही है वो कि कैसे उसको मैनेज करेंगे। उसके लिए अब IAS ऑफिसर्स यही काम करेंगे, कैसे इसका बीच का मध्यम मार्ग निकाला जाए। फिर वो ऐसा काम करेंगे जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसमें एग्ज़ाम्स में आजकल, जैसे वो सिलेक्शन प्रोसेस में वो होता है ना, कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, मतलब जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्स में, जैसे नीट में और IIT में कुछ वो होती है ना प्रोसेस। मार्क्स को एवरेज करना। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मलाइजेशन जिससे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो सरकार वैसे ही कुछ गेम कर सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। करना तो पड़ेगा ना। करना तो हाँ, वो कंपैरेटिव भाई नॉर्थ की पॉपुलेशन हमेशा साउथ से ज़्यादा ही रहेगी। हाँ कुछ ऐसा कुछ न कुछ। उनके जो एफर्ट्स हैं उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट अगर पॉपुलेशन कोई कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर नीड कैसे काटर होगी, बात वो भी है। पता नहीं, अब गवर्नमेंट देखेगी क्या क्या करना है इसमें। चलो वापस आते हैं 5th शेड्यूल की तरफ। तो 5th शेड्यूल के अंदर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड STs। पॉपुलेशन का तो मुझे सिंपल सा फैक्टर लगता है, जो पालने के लिए कैपेबल है वो मेरे साथ, अब मतलब देश के हिसाब भी अगर 100 बच्चे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कैपेबल है कि मतलब उनके पास रिसोर्सेस उनको दे सकता है, एलोन मस्क जैसा आदमी, तो वो अगर ज़्यादा भी बच्चे करेगा तो वो किसी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। वो खुद का स्कूल खोल लेता है, खुद का हॉस्पिटल बना लेता है ना, तो उसके पास तो है कि जिसके पास बेचारे के पास नहीं है वो करेगा तो थोड़ी दिक्कत रहती है ना। फिर वो सरकार को देखेंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखेंगे, ये सभी। जो बैठी सरकार भरोसे, हाँ जो बैठी सरकार भरोसे। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, तो वो भी तो दिक्कत, एक फिर दिक्कत हो जाती है ना। कैपेबल आदमी को तो करने भी चाहिए, जो कैपेबल है तो वो करे। कैपेबल पढ़ के जाते हैं वो कहना भगवान के इतने बच्चे नहीं करने, एक बच्चा बहुत है। नहीं ये सब तो ऐसे ही कहने की बात है। वैसे यार मतलब थोड़ा हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो अगर ये वुमेन को जो पेन होता है उसको किसी तरीके से हटा दिया जाए उसमें से, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ा दुख का रीज़न तो वही है कि मतलब सारा कुछ उस वुमेन को ही मतलब फेस करना पड़ता है ना, वो पीरियड ही इतना टफ होता है, और बाद में उसमें पूरा फिर उसके बाद और भी दिक्कतें हैं। मेरे को तो अब पता चलती है ये सब चीज़ें कि कोई किसी का ऑपरेशन होता है वो 3 महीने तक उबला हुआ खाना खाता है। एक तो 9 महीने उसका वैसा टॉर्चर, उसके बाद 3 महीने उसका किसी का बच्चा हुआ तो वो उबला हुआ खाना खाएगा, उसका अलग टॉर्चर, और फिर उसको फैन वैन में नहीं रहने देते और उसमें नहीं रहने देते। इसमें क्या बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। एक बच्चा पैदा करने के लिए कितनी मेहनत, और ऊपर से कुछ और बीमारी हो जाए तो अलग टेंशन है। बच्चा उसके पूरी सोसाइटी को ऑब्जर्व करें थोड़ा। मतलब कि मेंस जो है वो बहुत, इसमें वो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ईयरफोन लगाओ, मेरे को आवाज़ थोड़ी आ नहीं रही है तुम्हारी। आप तुम बताओ। हाँ मुझे सबसे आवाज़ नहीं आ रही है यार। ये क्या चुटकुले। भाई मैं देखो ऐसे नहीं कह रहा हूँ मतलब कि आदमियों के दुख कम है, आदमियों के दुख कम नहीं है। तो मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब वो उनको जो पेन वगैरह सहना पड़ता है, इट्स वो मतलब थोड़ी सी डेंजर सी बात है। मैं तो उस पे में कह रहा हूँ। ये गर्ल्स प्लीज टेक केयर ऑफ कर्तव्य, ये क्या बोल रहा है तुम लोग। इसको समझाओ।
है ना। याद रखना, इसकी शादी होगी ना इसके भाई से। हाँ, क्या वेदिका ने कुछ बोला क्या, मैं इसकी शादी हो तो सब लोग इसकी शादी में जाना, और शादी में जाने के बाद इसकी वाइफ को समझा के आना। आदमी लोग डिसाइड ही मत करो। आदमी लोग डिसाइड ही मत करो औरतों के लिए, मतलब ये किस चीज़ को लेके बोला जा रहा है वेदिका के द्वारा, ये समझा नहीं है। चलो क्लास को वापस से ट्रैक पे लाते हैं। अब जैसे मैरिज है वो तो वैसी वाली फॉर्म है ना, उसमें तो दोनों लोग मिलकर ही डिसाइड करेंगे। अब उसमें आदमी लोग या तो शादी मत करो कोई भी, तो या तो आदमी है, उसमें उसका मतलब ही नहीं है आदमी है और उसका, वो तो दो लोगों का म्यूचुअल वो होता है। मैरिज इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई थिंक। उसमें तो अगर कोई बीवी कर रहा है तो एक वो नहीं कह सकता, चाहे तो वो मेल हो या फीमेल हो, कि मैं ही एक ही करूँगा, या मेल के ही फीमेल कहेगी मैं एक ही करूँगा। ये तो झगड़ा ही है पूरा, है ना। शादी को लेकर तो तुम लोग एग्री करोगे इस चीज़ को लेकर। चलो 6 शेड्यूल पे चलते हैं, आज के लिए इतना ही। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज of northeastern states। 7th शेड्यूल के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर between the union and state government। तो इसी के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये सभी को पता ही होगी क्या होती है। लिख पा रहे हो ना, थोड़ा सा तेज तो नहीं हो रहा ना, लिख पा रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। 8th शेड्यूल description of 22 language recognized। इसमें शायद कुछ चेंज हुआ था ना हाल ही में, एक बार चेक करना इसका कुछ चेंज हुआ था क्या इसके अंदर। कोई या तो लैंग्वेज ऐड हुई थी या कुछ तो हुआ था इसके अंदर, है ना। ऐड लैंग्वेज का कुछ था ना। हाँ तो प्लीज़ चेक कर लेना, या फिर कोई अभी चेक करके बताओ, या देखो अभी कुछ है हुआ है तो, अगर कुछ हो तो लिख लो इसी के अंदर ऐड ऑन करके, या देख लेना अगर अपने उसमें नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे करके भी पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर किस शेड्यूल से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। अच्छा, आज अभी दूसरी क्लास तो नहीं है ना कोई अभी, आज तो शायद फ्राइडे है, नहीं होनी चाहिए, फिर ठीक है। 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर 10th शेड्यूल
provisions to disqualification on ground of defection। नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो बस फिर ठीक है, फिर इग्नोर करो। वो मे भी कुछ ऐसा न्यूज़ व्यूज़ में होगा तो इसलिए, मतलब कुछ ऐसे चिल्ला रहे होंगे, वो चिल्लाते रहते हैं ना एमपी तो कुछ ऐसा, कुछ क्या पता वो कह रहे हो करने के लिए कि हम कुछ करेंगे बदलाव। एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय द, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से होता है? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 50 कॉन्स्टिट्यूशनल और इसी शेड्यूल के अंदर यहाँ पर 91st अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है इसका वो 91st अमेंडमेंट एक्ट था शायद, 2003 वाला जो है 91st। ये अमेंडमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट्स है ना वो मैं आपको पढ़ाऊँगा अलग से, क्योंकि ये ना एग्ज़ाम्स में आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इनकी पूरी PDF ही बना के आजकल पढ़ते हैं सभी लोग, ये पढ़ेंगे हम। इसका पॉलिटी का थोड़ा सा मेरे को लिख के रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ें छूट ना जाएं आप लोगों की, क्योंकि ना कुछ इसका ट्रेंड बदल रहा है, तो इसमें से चेंजेस, कुछ क्वेश्चंस हैं वो अलग तरीके से आ रहे हैं। आई विल ट्राई कि आप लोगों को सारा कुछ कवर अप करा दें इसका। लोकपाल वाला कल ही कराता हूँ, वो फिर रह जाएगा तो रह जाएगा ना यार, कभी छूट जाए आगे। नहीं केस नहीं बताऊंगा, सिर्फ अमेंडमेंट बताऊंगा कि बेसिक अमेंडमेंट्स जो हैं। केस वेस तो तुम लोग अपने उसमें पढ़ते रहते होंगे, क्या 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 है वो पढ़ते हो। तो 11 छूट गया, एक मिनट। टेंथ प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ना, 11th हाँ, पावर अथॉरिटी। इसको थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा क्यों बोलता हूँ, मेरा वर्ड गलत है ये, थोड़ा नहीं पूरा याद रखना है ना, पूरा याद रखना। पंचायत एंड 29 सब्जेक्ट। अब अभी भी लगती हैं वैसे पंचायत वगैरह, पहले ज़्यादा वो सब होता था, अब तो पता नहीं वो ताला वाला बंद करे रहते हैं पंचायत का ही, कोई वहाँ दिखाई नहीं देता है पंचायत वाले उसमें। गांधी जी इस चीज़ को लेकर बड़ा ही मतलब वो करते थे कि एटलीस्ट वो होना चाहिए कि मतलब लोकल लेवल पे ही प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, लेकिन आजकल तो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट तक जब तक बात ना पहुंच जाए तब तक, या फिर थाने वाले सॉल्व करते हैं फिर वो पैसे लेके, है ना, या तो थाने के अंदर कुछ ना कुछ होता है प्रॉब्लम। हाँ लाइवा, हाँ एक गांव में हुआ था शायद, उसके किसी गांव से रिलेटेड कुछ तो था। हाँ नगोरा, यू आर करेक्ट। 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। शायद हिस्ट्री किसने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है तुम में से? लाइवा ने, शायद लाइवा तो बाद में आई है। पढ़ी है लाइवा ने पूरी किसने पढ़ी है? प्रतीक्षा को बताया कर्तव्य एंड तुमने सारा अगर वो रिवाइज कर लिया था वो अच्छे से, मतलब फिर तुम्हें ब्लेंड हो जाएगा। इसका मतलब सब चीज़ें आप इंटर रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई रहती हैं। हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी है ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अभी जो लाइवा ने पूछा वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं क्योंकि मुझे याद है। पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of municipalities, 18 subjects over which फाइनली इतने सारे थे, 12 पूरे के पूरे हमने लिख लिए हैं। तो तुम लोग वो याद कर लेते हो क्या कि कौन सा आर्टिकल में क्या है? वो भी याद करने पड़ते हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है। मेरे से तो आज तक हो नहीं पाए वो याद, मतलब वो पूरे के पूरे कोई कैसे याद रख सकता है? रख तो सकते हैं, वैसे रखने वाले रख लेते हैं, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। नहीं होते ना वो, यही तो दिक्कत है। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को तो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन भी अगर मैंने जैसे पहले एग्जाम्स में कभी टैकल किया है ना, तो उल्टा मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगा उसमें कि अच्छा ये इसमें था। और कुछ बेसिक्स तो याद रह जाते हैं कि ये थे, बट काफ़ी सारे तो मतलब इतने सारे हैं, कैसे उसको याद रख सकता है कोई? बट लोग कर भी लेते हैं, कुछ होंगे। वो कौन सा वो था, कौन से वो होते हैं ना वो उसमें 3 इडियट में जो वो रटने वाला व्यक्ति ना, ऐसा कोई जादुई इंसान कर सकता है। साइलेंसर वाला आदमी, साइलेंसर टाइप आदमी कोई। चतुर्लिंगम। वो भी पता नहीं भूल जाता है नहीं भूल जाता। वो उसकी चूरन कमाल की थी ना, तो क्या पता ना भूलता हूँ। है ना, जिससे वो याद कर लेता था सारा कुछ। बाकी कुछ स्पेशल फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हैं अभी। चलो कितना टाइम बचा है? थोड़े बहुत लिख सकते हैं अभी। ट्रिक होती है, कई लोग मतलब बनाते हैं, जैसे वो देखा है ना, वो पहले वो साइंस के उसमें वो याद करते थे कि ये वाला एलिमेंट इसका ये है, तो लोग मतलब ऐसे बनाते हैं अलग अलग ट्रिक। अपने ऊपर है, बनाओ। तो काफ़ी सारे अगर जाननी है तो बता दूंगा मैं, बट बात वही है ना, एग्ज़ाम जब उसके एग्ज़ाम के अंदर एक्चुअल में मोस्टली याद आता है वो चीज़ जो तुम्हारे ब्रेन के सबकॉन्शियस तक याद हो, है ना, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस तक याद हो। मेरी एक मतलब टीचर्स हैं, वो लगभग उनकी एज अभी 35-37 साल होगी, ऐसे कुछ एज है उनकी। वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो वो बोलती हैं कि मतलब एग्ज़ाम के अंदर हम मतलब तुम स्पेशली यूपी के अंदर तभी प्रीलिम्स और ये सब क्लियर कर सकते हो जब तुम्हारी चीज़ें एकदम रटी हुई हो, मतलब ये इन सब में कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी।
प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि चीज़ें रटी हुई हो, कि वहाँ पर ये नहीं कि दिमाग चलाकर सोच रहे हो तो मेन छूट जाएगा तुम्हारा, दिमाग चलाकर सोचोगे तो। और जब तक वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारी कोई पर्सनल चीज़ हो जिसको तुम फटाफट रिकॉल कर लेते हो, जो काफ़ी टाइम से तुम देखते आ रहे हो, तो ऐसे ऐसे सब लेवल पर आना पड़ता है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। बात भी सही है उनकी, इतना टाइम नहीं होता ना, कि अदरवाइज टाइम देते तो कोई भी इंसान अगर सुबह से शाम तक का टाइम दे दे तो सभी लोग मेंस क्लियर कर ले। सोच सोच के तो कोई लिख ही सकता है, कोई ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर डेरिवेशन करना है, कुछ मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर तुम ही से 10 पॉइंट कोई अच्छे से लिखने के लिए बोले किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो तुम टाइम की बात है, बस कम टाइम में कितनी जल्दी सोच पाता है कोई। और मुझे लगता है वेदिका कर सकती है काम, वेदिका कर सकती है, वेदिका में अंदर दम है, दम इस चीज़ को सब याद करने का। स्पेशल फीचर्स लाइवा को क्या कह रहा हूँ, फुल फॉर्म याद नहीं रहती लाइवा में। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ लाइवा तो कर ही सकती है, लाइवा को तो सब याद है, लाइवा है कंप्यूटर इन हर माइंड, है ना। उसको हार्ड डिस्क सब लगी हुई है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन सारी फिट है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चिप। उसके अलावा रोबोट वजह से दिमाग खोल के रख लेता था ना। हाँ नहीं, मेरी दुआ से मैं बस पहले अपना ही भला ना कर लूँ। चलो आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द lengthiest and the most comprehensive of all the written constitution of the world। अरे एक एक करके लिखेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं फटाफट। इसके अलावा ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमें किस चीज़ में देखने को मिलती है ये चीज़? हाँ जैसे कुछ चीज़ों में हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है ना, और कुछ में हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये पढ़ेंगे अभी आगे की सिंपल मेजॉरिटी किस में क्या है सब वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी। ये सब चीज़ें आप में से कुछ लोगों को पता भी होंगी ना, ये कोई वैसी चीज़ नहीं है, जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए है। कुछ चीज़ें आपको पहले से पता ही होंगी। इंडिया जो है वैसे एक फेडरल कंट्री है, लाइक यूएसए, बट इमरजेंसीज के दौरान क्या हो जाता है इंडिया को?
हाँ, इट मोर एक्ट लाइक इन ए ट्री। हाँ, क्वेसी फेडरल कह सकते हैं, मतलब जो जनरल इंडिया को बहुत सारे जो कह सकते हैं जो पॉलिटी में एक्सपर्ट्स लोग हैं वो क्वेसी फेडरल ही बोलते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोर और लेस दोनों ही टर्म्स करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, तो क्वेसी फेडरल ही टिक करना, अगर आएगा ना तो प्लीज़ क्वेसी फेडरल ही टिक करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग उसी को अप्रूवल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। है ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पता ही है ना, बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल क्या होता है कि जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर से होती है, जो कि हेड करते हैं जिनको पीएम। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस, जो बेसिक फ्रीडम्स वगैरह एश्योर करते हैं, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी वगैरह है। चलो और बाकी कल लिखते हैं, अभी वैसे भी 10 मिनट रही हैं, अभी करंट अफेयर्स कर लेते हैं। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप ऑल्सो ए फीचर, पढ़ा तो था अभी हमने कुछ सी। सिटीजनशिप से जुड़ा एक कार्ड होता है ना, कौन सा कार्ड है वो, मतलब उसके लिए नहीं, जो लोग बाहर रिसाइड करते हैं, बताऊंगा मैं उसके बारे में अभी आपको। नहीं, डोमिसाइल नहीं है, एक कार्ड है, ग्रीन कार्ड कुछ तो उसको बोलते हैं, मतलब उसके तहत इंडिया के तुम वो रह सकते हो। हाँ, कुछ तो है ऐसा ही कुछ। चलो करंट अफेयर्स करते हैं, अभी के लिए इतना ही। सभी को समझ आया है आज जो भी किया? लाइवा का स्नैपचैट वाला वो क्या बोलते हैं, जैसे उसमें स्नैपचैट में आता है ना साइन, तो ऐसे वाले साइन में लाइवा का मुझे लगता है लाइवा होगी विर्गो। तो सबसे ज़्यादा यही लोग होते हैं, विर्गो वाले हुए। इसके अलावा वो वेदिका का कुछ ना कुछ इनका इसमें से ही होगा, या तो कैप्रिकॉन में से, विर्गो में से। एक और बचा है कोई सा अर्थ वाला, कौन सा बचा है? कैप्रिकॉन हुआ, विर्गो हुआ, एक अर्थ कौन सा रह गया? हाँ, वो टेरस, यही सब। नहीं तुम, मतलब मैं मून साइन की बात कर रहा हूँ, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है तुम लोगों का नाम से कुछ और हो, मैं तो मून साइन की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तुम्हारे अंदर, वो वाला सॉफ्टवेयर अर्थ एलिमेंट वाला है। इतना अदरवाइज तुम भाई किसी की हिम्मत ही नहीं होती, इतना कोई नहीं रख सकता। ये जो ऐसी टैलेंट है ना कि बहुत सारा याद रखना, स्टेबिलिटी, ऐसा सब अर्थ एलिमेंट वालों के अंदर ही हो सकता है, बाकी सब तो ऐसे ही है। नहीं, मुझे पता नहीं भाई, मतलब मैं ऐसे जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि इनके अंदर होना चाहिए। वो तो नहीं, तुम तो हो ही ना वो तुला राशि वाले, तुम्हारा कैसे हूँ, उसमें क्या करूँ? तुम्हारा या तो तुला होगा, या तो एयर एलिमेंट होगा, या फायर एलिमेंट होगा। देखो, एयर वाले, फायर वाले, ये सब ये सब इंजॉयमेंट वाले बच्चे हैं। इन्हें सिर्फ इन्हें बस ये है, इन्हें नॉलेज पूरी चाहिए, इन्हें पूरी दुनिया इकट्ठा करनी है। बट इनको क्या है कि वो चीज़ें सीरियस, हाँ सीरियस लेके नहीं चलनी। सीरियसनेस, स्टेबिलिटी, ये सब इनके लिए वर्ड्स अच्छे नहीं लगते इन सबको। ये बेचारे ये वाले बच्चे हैं, ये सीरियस एकदम, ये टाइम टू टाइम अपना काम करेंगे, बिल्कुल एकदम सीरियस रहेंगे ज़िंदगी में। कैप्रिकॉन वाले, टेरस वाले, ये इनका सॉफ्टवेयर जो है अर्थ एलिमेंट वाला है, जो इन्हें स्टेबिलिटी देता है। जैसे तुम समझ लो, एक 4 मग रखे हैं हमारे सामने, और एक के अंदर कीचड़ है, एक के अंदर हवा है,
एक के अंदर आग है और एक के अंदर पानी है। तो चारों मग में से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के अंदर कलर मिक्स करने हो तो किसके अंदर मिक्स हो जाएगा कलर का जो निकले ना। तो स्टेबल किसके अंदर रहेगा, जिसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है। स्टेबल मतलब उसके अंदर चीज़ें से निकालनी मुश्किल है। ऐसे लोगों के इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इनके इमोशंस ऐसे है कि अगर किसी को बस ये है तो ये है, बस ऐसे वाली चीज़ ना इमोशंस को लेके। प्रोटीन तो बेचारा प्रोटीन अर्थ एलिमेंट का ही आ जाएगा, प्रोटीन को अर्थ एलिमेंट में घुसा दो। चलो करंट अफेयर्स करते हैं अब। बताओ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड 4-day स्कूल चले हम कैंपेन। और एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन नहीं है ना तुम एक दूसरे की वो कर सको कि हम तो इसके हमारा वकील ये खड़ा है भाई, ये दिखेगा सारा कुछ। पता है पहले ऐसे सब घोटाले मैंने सुने हैं, जैसे मेरे को पता नहीं है, ऐसे सुने हैं मैंने कि लोग एक दूसरे का पेपर देने चले जाते थे। पहले जब वो इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह का सीन नहीं हुआ करता था तो लोग अपना एडमिट कार्ड का फ़ोटो कुछ वो चेंज वेंज करके एक दूसरे के पेपर जो है वो देने चले जाते थे। और कई लोग तो टीचर भी लगे हैं ऐसे। कितनी ख़तरनाक दुनिया हुआ करती थी पहले, अब तो फिर कितना मतलब अच्छा हो चुका है पहले से चीज़ें। और टीचर्स जो होते ना वो कई लाख रुपए लेके कि हम आपका पेपर दे आएंगे, हमें पैसे दे दो, ऐसे भी काम हुआ करते थे। यूपी के अंदर तो मैंने सुना है, पता नहीं कितनी सच बात है झूठ बात है। मैंने अपने एक सीनियर का पेपर लिखा है सर। सबसे पहले तुम्हारा गलती से मेंस के लिए किसी क्लियर हो गया, कर्तव्य पहुंच जाएगा लेके कि अपना झंडा कि भाई इस व्यक्ति को चेक करो सबका चेक करो कहीं किसी ने लिखा तो नहीं है, चेक करो PIL डालो है। कुछ टीचर्स तो बोर्ड में लिखवा देते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जुगाड़ की बात है। स्कूल कहाँ पर है, लोग लिखवा देते हैं, किसी का जुगाड़ हो कुछ हो। अरे पहले तो सरकार में उसमें मुझे अभी तक याद है यूपी के अंदर तो ऐसा खेल चलता था कि डायरेक्टली जैसे लोग ये BA BSc टाइप वैसे वाले कुछ मतलब ऐसे कोर्सेज करते हैं। BA BSc छोड़ो और कोई अच्छे भी कोर्स अगर कोई कर रहा है, मैंने भाई सीरियसली एक बार तो सामने देखा है टीचर बोर्ड पर आंसर लिखवाता है वो अपने अगर सेंटर आ जाए। और गर्ल्स का तो पक्का ये चीज़ वो करवाता था कि वो अपने उसके कोई अच्छा कॉलेज नहीं है तो सेंटर उस पर लिखवा के जाएगा वो। हाँ पता नहीं, मैं तो 12th फेल देखी नहीं है, बट हाँ ऐसे हाँ ऐसे लोग काम करते थे भाई, सच में ये सच बात है, मेरे सामने की बात है। एक बार तो मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं लाइव। क्या ऐसे भी होता है क्या दुनिया में? और वो तो मैं प्रैक्टिकल देने गया था उस जगह पर। चलो व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लोबल, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू मिलिट्री ड्रिल्स नेम्ड स्टेड थंडर 2025 in April 2025? CCC चाइना। ताइवान की स्ट्रीट पर चाइना ने लॉन्च किया है ताइवान को डराने के लिए।
Which international agreement is the protection of interest in aircraft objects Bill 2025 aligning with? Cape Town Convention. What kind of missile system is 9K-33 OSA AK that was recently seen in the news? क्या कह रहे हो? ए आंसर सी वाला सही है। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। अब तुम्हें याद तो आ जाना चाहिए सरफेस टू एयर टाइप क्या होता है, पढ़ रखा है तुम लोगों ने। What the Lok Sabha recently passed a bill to establish Tribhuvan Sahakari University in which state? Soumya का आंसर सी। Gujarat is correct. Which district in Jharkhand has become the first to launch non-alcoholic fatty liver disease screening campaign? अच्छा, ये नॉन अल्कोहलिक वाली है, जो नॉन विदाउट अल्कोहल किसी किसी का फैटी लीवर हो जाता है ना। कुछ लोगों का दारू पी के भी नहीं होता और कुछ लोगों का बिना दारू पिए फैटी लीवर हो जाता है। ऐसे लोग तो बेचारे गिल्ट से ही मर जाते होंगे, इससे बढ़िया पी लेता, है ना। विच इंडियन स्टेट होस्ट ऑफ एशिया कप हॉकी 2025? नॉन अल्कोहलिक वो ऐसे ही लगती है यार, अजीब से ही मतलब अजीब सा क्या, वो ठीक है, उसमें बस टेस्ट तो आ जाता है सेम सिमिलर काइंड ऑफ। नॉन अल्कोहलिक वाली में भी कर्तव्य क्या है, नॉन अल्कोहलिक बेकार है, उस वो टेस्ट आता है बस, उसमें वो पैसे वेस्ट सामान है, उसमें कुछ है नहीं। इससे अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी लो। जब वैसे भी तुम्हें अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, वैसे भी नहीं करना, तो उससे अच्छा कोल्ड ड्रिंक ही ना पी ले इंसान। Which day is observed as National Maritime Day every year in India? गवर्नर ने महाराष्ट्र के वो करा है अनवील। अच्छा, वो कौन सी वाली लेक है जहाँ वो काफ़ी साल पहले मीटियोर वगैरह आकर गिरा था महाराष्ट्र के अंदर? न्यूज़ में भी थी पीछे, देखना कौन सी लेक है वो। विच डे इज लिखवाया भी है ज्योग्राफी में, हाँ लोनार वाली। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर इन इंडिया? मैरीटाइम नहीं, गलत, ये तो हो गया ना। हाँ सैटेलाइट वाला। व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज कार्टोसैट 3 दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? बिल्कुल सही है सभी लोगों का, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो किसी पर्टिकुलरली जो अर्थ पे इवेंट्स हो रहे हैं उनको वो करने के लिए ना, जैसे इसने यहाँ पर अर्थक्वेक से जैसे डैमेज हुआ है अभी, वहाँ पर जो 7.7 की मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो उसकी जो इमेजेस हैं वो इसने हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर की कि कहाँ पर डैमेज ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो इसने यहाँ पर उसमें हेल्प करी है।